रूस के कजान पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना है प्रधानमंत्री मोदी को। आज पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात भी संभव है। पीएम मोदी पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता आज ही होगी, ये जानकारी सामने आ चुकी है। ब्रिक्स नेताओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कजान पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और आज ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। 2 दिन के दौरे पर कजान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स देशों के नेताओं से आज उनकी मुलाकात होनी है। तो दुनिया की जीडीपी में 28% की हिस्सेदारी रखने वाला ब्रिक्स समूह, उसकी मीटिंग पर सबकी नजरें हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जब दिल्ली से रवाना हुए पीएम मोदी उस वक्त की तस्वीरें और अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतरा है। कजान में पीएम मोदी और पुतिन के बीच बायलैटरल टॉक्स होनी है, द्विपक्षीय वार्ता होनी है भारत और रूस के बीच, उस पर भी सबकी नजरें हैं। लेकिन क्योंकि ब्रिक्स देशों के समूह में एक महत्वपूर्ण भूमिका चीन भी निभा रहा है, सबकी नजरें इस बात पर भी होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होती है क्या, यानी ब्रिक्स देशों के मंच से अलग दोनों नेता मिलते हैं क्या, बायलैटरल टॉक्स होती हैं क्या, द्विपक्षीय वार्ता क्या शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगी, इस पर भी सबकी नजरें हैं। क्योंकि कल एक बड़ा डेवलपमेंट तब हुआ जब भारतीय विदेश सचिव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो रहा है और बहुत मुमकिन है बहुत जल्द हम उस हालत में पहुंचने वाले हैं जब 2020 में एलएसी पर जो स्थिति थी, जिस तरह की पेट्रोलिंग की जाती थी, उस स्थिति में हम दोबारा पहुंचने वाले हैं। ये दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर एक बड़ी पहल सामने आई ब्रिक्स देशों की मीटिंग से एन पहले, और जिसने इस उम्मीद को और बढ़ा दिया है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता मुमकिन है कजान में। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पहुंच चुका है कजान। ब्रिक्स देशों की इस बार की मीटिंग से उम्मीदें क्या क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा रूस दौरा है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात न केवल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दूसरी बार होगी, बल्कि चीन के राष्ट्रपति वहां मौजूद होंगे और काफी संभावना है कि उनसे उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा जब ब्रिक्स सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे तो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये रूस की अध्यक्षता में हो रहा है और रूस ने जिस तरीके से इसे डिजाइन किया है उसमें दरअसल रूस और ग्लोबल साउथ मिलकर एक नई वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो कि पश्चिमी देशों से प्रभाव मुक्त होगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस पहुंचने से एक बड़ी बात होगी भारत के विदेश नीति के संदर्भ में, क्योंकि भारत जिस तरीके से पश्चिम और रूस के साथ संबंधों को संतुलित बनाकर चलना चाहता है, भारत जिस तरीके से एक क्वाड का सदस्य होकर और साथ ही ब्रिक्स का सदस्य होकर दोनों तरीके से संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अब रूस पहुंचे हैं और अभी कुछ देर के बाद सबसे पहले वो एयरपोर्ट कजान एयरपोर्ट से अपने होटल में जाएंगे। वहां पर भारतीय समुदाय के लोग उनकी आगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद हैं। उनके आगवानी के बाद उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति पुतिन से होगी। 8 और 9 जुलाई को जब मॉस्को में कई बार उनकी मुलाकातें हुई थी, तब पूरी दुनिया की नजर थी मोदी और पुतिन की मुलाकात पर, और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी और उस मुलाकात में भारत और रूस के संबंधों की समीक्षा होगी। लेकिन इन सबसे बढ़कर सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होंगे और कई दूसरे और सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे, तो कई बायलैटरल मीटिंग भी प्रधानमंत्री मोदी की होगी, जिनमें एक चीन के राष्ट्रपति के साथ भी संभावित है। शुक्रिया मनीष आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कजान दौरे से जुड़ी, ब्रिक्स देशों की मीटिंग से जुड़ी। और पीएम मोदी 2 दिनों के रूस दौरे पर हैं। रूस के कजान में हो रही ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी के कई कार्यक्रम हैं। उनकी राष्ट्रपति पुतिन से बायलैटरल टॉक्स होनी है। देखिए पूरी खबर।
रूस के कजान में हो रही ब्रिक्स समिट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट के लिए 2 दिन के रूस दौरे पर हैं। ब्रिक्स समिट 2 सेशंस में होगी। सबसे पहले सुबह क्लोज प्लेनरी यानी बंद कमरे में बातचीत होगी। इसके बाद शाम को ओपन प्लेनरी होगी। इस दौरान पीएम मोदी कई राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। रूस दौरे पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए ब्रिक्स सदस्यों के आपसी संबंध अहम है। ब्रिक्स वैश्विक विकास पर संवाद का महत्वपूर्ण मंच है, बहुध्रुवीय व्यवस्था और आर्थिक सहयोग के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म है। इस दौरे से भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होगी। पीएम मोदी का पिछले 4 महीने में ये दूसरी बार दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। पीएम आज शाम को ब्रिक्स लीडर्स के साथ डिनर में शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे तो उनकी कई लीडर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत भी हो सकती है। पीएम मोदी की रूस में कई अहम मीटिंग्स हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता संभव है। ऐसे में ब्रिक्स समिट कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम है। और यूक्रेन से मिडिल ईस्ट तक जारी जंग के बीच इस बार ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स में पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठकें बेहद अहम होंगी। ब्रिक्स समिट में भारत की भूमिका सबसे अहम है। ब्रिक्स के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बैठक कूटनीति को नई दिशा देगी। सबसे पहले बात रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध होगी। 2.5 साल से जारी यूक्रेन युद्ध एक बड़ा वैश्विक मुद्दा है और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत लगातार पहल करता रहा है। अमेरिका, यूरोप से रूस के तनाव का भी भारत पर असर पड़ता है। चुनौतीपूर्ण समय में व्यापारिक सहयोग भी बड़ा मुद्दा है। ब्रिक्स समिट में तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कजान से। कजान में ब्रिक्स देशों के नेताओं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और एयरपोर्ट पर किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं रूस के कजान से, जहां पर ब्रिक्स देशों की मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता पर भी सबकी नजरें हैं। 2 दिन के दौरे पर रूस के कजान पहुंच गए हैं पीएम मोदी। अब से थोड़ी देर पहले उनका विमान कजान एयरपोर्ट पर उतरा और ये तस्वीरें आपको कजान एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की गई है, उनका स्वागत किया गया है और उसके बाद पीएम मोदी अब अपनी कार में सवार होकर आगे निकल रहे हैं। ये तस्वीरें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस में मौजूदगी। आज बायलैटरल टॉक्स होनी है भारत और रूस के बीच, यानी वो लम्हा बहुत अहम होगा जब द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। और साथ ही साथ सबकी नजरें इस बात पर भी होंगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता होती है क्या, क्योंकि रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती हुई हमें उस वक्त नजर आई जब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से यह ऐलान किया गया कि 2020 में जो LAC पर स्थिति थी उसे फिर से बहाल किया जाएगा। दोनों देश भारत और चीन इस बात को लेकर एकमत होते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होना चाहिए। हाल ही में कनाडा से भारत के रिश्तों में जो कड़वाहट आई है कनाडा की कारगुजारियों की वजह से, उसमें जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज ने कनाडा का साथ दिया है उसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल थे, तो क्या उन्हें भी ब्रिक्स के मंच से एक जवाब दिया जाएगा, एक संदेश दिया जाएगा, यह भी देखना होगा। तो ब्रिक्स समिट पर नजर आएगी। इस बीच भारत चीन के बीच समझौते पर बोले हैं आर्मी चीफ, हम लोग विश्वास बहाली की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम और चीन। विश्वास कैसे बहाल किया जाएगा इस पर काम होगा। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का पहला बयान आया है। जो समझौता हुआ है चीन के साथ, LAC पर जो समझौता हुआ है उसको लेकर ये पहला बयान है। देपसांग और डेमचौक से पीछे हटेगी सेनाएं, 2020 वाली स्थिति होगी और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण बयान आ गया है आर्मी चीफ का। So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other, and we are able to convince each other. Look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping, and both have to reassure each other. Petroleum gives you that kind of advantage. So that's what is something which is convincing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through. तो
आर्मी चीफ को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि रिश्तों को रेस्टोर करने में ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास बहाली की कोशिश होगी और दोनों मुल्कों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। अब LAC को लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो स्थिति बनी है, जो समझौता हुआ है, सुमित और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, जिस तरह से आर्मी चीफ का ये बयान सामने आया, ऐसा लग रहा है कि जो बर्फ जमी हुई थी अब तक चीन और भारत में, वो बर्फ अब हटेगी समझौते के बाद। बिल्कुल, दोनों देशों के बीच में इन सीमाओं को लेकर खासतौर पर 2020 के बाद से ही लगातार जो कन्फ्रंटेशन बढ़ा था, जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था, उसको धीरे धीरे सुलझा लिया गया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि 4 साल भी लगे इन चीजों को सुलझाने में, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि दोनों तरफ से इन बिगड़े हालातों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं पड़ाव आ चुका। और खास तौर पर पेट्रोलिंग को लेकर ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में, आप गलवान के इलाकों में, बल्कि कई जगहों पर जो बातचीत हुई है पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर, पेट्रोलिंग को लेकर, उसमें सहमति बनती दिख रही है। और आर्मी चीफ ने भी ये कहा कि देखिए 2020 में यदा स्थिति बदली थी, यानी जो एरिया बदला था या फिर जो स्थिति बदली थी, वो वापस भारत ने रीगेन कर ली है। जी, शुक्रिया आपका सुमित, ये जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में एक साथ कई ठिकानों पर रेड, कश्मीर की खुफिया इनपुट पर कार्रवाई। लश्कर के टेरर मॉड्यूल तहरीके लब्बैक को लेकर छानबीन। पाकिस्तानी आतंकी बाबा हमास मॉड्यूल को ऑपरेट करता है। और श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा में छापे पड़े हैं। जिया, कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा में ये रेड। आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक या मुस्लिम की छानबीन की जारी। और लश्कर तैयबा का नया प्रॉक्सी ग्रुप है तहरीके लब्बैक। पाकिस्तानी आतंकी बाबा हमास इस मॉड्यूल को चला रहा है। तो ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन तहरीके लब्बैक को लेकर। लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप तहरीके लब्बैक और कई जगहों पर ये छानबीन चल रही है, ये रेड हुई है, जिसमें कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा शामिल हैं। और यहां पर ये रेड की गई है। आतंकी नेटवर्क को देखते हुए ये छापेमारी की गई है। श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा में भी ये छापे डाले गए हैं। हमारे साथ महराज अहमद इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुका है, हमारे सहयोगी। महराज, क्या जानकारी मिल रही है इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, बता दें आपको कि ये आज सुबह सवेरे ही जो है कश्मीर के विभिन्न जिलों में जो है CIK यानी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से जो है छापेमारी की गई है। बता दें आपको कि एक पुख्ता इनपुट मिला था कि एक मिलिटेंट ग्रुप, जो कि नया ही ग्रुप है, तहरीके लब्बैक या मुस्लिम जो है नाम से शुरू हो रहा है। हालांकि इसके पीछे लश्कर का ही हाथ बताया जा रहा है। और इसके चलते जो है जैसे ही सुरक्षा राडार पे ये इनपुट फंसा, तो उसके बाद से ये जो छापेमारी देखी जा रही है। अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसमें से कुछ लोगों को जो है पकड़ा भी गया है। इनके पास से जो गैजेट्स है, लैपटॉप और मोबाइल, वो भी बरामद किए गए हैं और अभी भी जो है तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वहीं पे इस चीज को एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि OGW नेटवर्क को कहीं ना कहीं फिर से जो है सक्रिय करने की जम्मू कश्मीर में कोशिशें चल रही है। जी शुक्रिया महराज आपका इस अपडेट के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुणे के टोल बूथ पर मिले 5 करोड़ रुपए को लेकर शिवसेना UBT ने CM एकनाथ शिंदे पर बड़ा आरोप लगा दिया है। संजय राउत ने दावा किया है कि यह पैसा शिंदे के विधायकों को पहुंचाया जा रहा था। शिवसेना उद्धव गुट ने दावा किया कि पुणे टोल पर पुलिस ने 15 करोड़ रुपए बरामद किए थे, लेकिन CM के दफ्तर से फोन आने के बाद सिर्फ 5 करोड़ जब्त किए गए, 10 करोड़ छोड़ दिए गए। संजय राउत ने दावा किया है कि चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। ये पहली किश्त के तौर पर 15 करोड़ भेजे जा रहे थे। मुख्यमंत्री के बंगले से एक फोन आया और पूरा मामला रफा दफा करने की कोशिश की। इसके लिए हमारे पास पूरे एविडेंस है, जल्दी आ जाएंगे सामने। कौन था बताइए ना। कोई ऐसी ही एक अनाथालय की गाड़ी था क्या? गाड़ी का कोई माँ बाप मालिक होगा ना, गाड़ी में कोई लोग तो होंगे, उसका पंचनामा किया होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पुणे के खेड़ शिवपुर टोल पर एक कार से 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। इस कार में 4 लोग सवार थे, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। संजय राउत ने दावा किया कि 15 करोड़ की ये रकम मिंधे टोली के विधायक की कार से मिली है। महाविकास अघाड़ी में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। 30 से 40 सीटों पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। इस बीच शरद पवार से मिलने के बाद कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट की उद्धव ठाकरे के साथ भी मीटिंग हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
एमवीए में विदर्भ की सीटों पर खींचतान जारी है। 30 से 40 सीटों पर पेच फंसा है। एमवीए में जारी घमासान के बीच आज शरद पवार से कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने मुलाकात की। शरद पवार और थोराट के बीच करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात हुई। इसके बाद बाला साहेब थोराट मातोश्री गए और उद्धव ठाकरे से भी मिले। हम देखेंगे आगे क्या करना है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। 288 सीट पर चर्चा चलती है ना, 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है, हो जाएगा सर। एमवीए में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर देर रात हुई सीईसी की मीटिंग में 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। सूत्रों के मुताबिक 11 सीटों पर उम्मीदवारों के तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया है। कांग्रेस सीईसी के बाद आज दोपहर 3 बजे एमवीए की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 26 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच विदर्भ क्षेत्र की सीटों को लेकर खींचतान चल रहा है। विवादित सीटों पर समाधान निकालने के लिए शरद पवार अहम भूमिका निभा रहे हैं। 2 दिनों में शिवसेना यूबीटी के कई नेता शरद पवार से मिल चुके हैं। बीजेपी अब झारखंड में नाराज नेताओं को मनाने में जुटी है। आज रांची में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, साथ ही पार्टी की अगली रणनीति पर मंथन भी होगा। देखिए पूरी खबर। झारखंड चुनाव में बीजेपी अब खास रणनीति पर काम कर रही है। नाराज नेताओं को मनाने का प्लान भी तैयार है। रांची में आज बीएल संतोष, शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को मनाने के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। केदार हाजरा के बाद पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने जेएमएम का दामन थाम लिया है। दुमका से टिकट न मिलने से वो नाराज थी। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता दीपक प्रकाश ने कहा कि इससे बीजेपी के चुनाव अभियान पर असर नहीं पड़ेगा। ना नेता है ना पार्टी के पास कोई उम्मीदवार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, जो पार्टी उन पर विचार नहीं की है, वैसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल करके बैतरनी पार करने का प्रयास झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। और प्रदूषण के मुद्दे पर चिट्ठी लिखेगी दिल्ली सरकार। यूपी, हरियाणा, राजस्थान सरकार को दिल्ली की आतिशी सरकार चिट्ठी लिखने की तैयारी कर रही है। चिट्ठी में डीजल बसों को दिल्ली ना भेजने की मांग की जाएगी। तीनों राज्यों से सर्दियों तक बसें ना भेजने की मांग की जाएगी। और दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर की आबोहवा खराब हो चुकी है। AQI 370 के पार पहुंचने के बाद नई पाबंदियां अब लगाई गई हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में AQI का लेवल तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से ग्रैब 2 लागू करने का निर्देश दिया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़ते हालात को लेकर दिल्ली सरकार चिंतित है। आज से दूसरे चरण का प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखने जा रही है, जिसमें डीजल बसों को दिल्ली ना भेजने की मांग की जाएगी, ताकि दिल्ली का प्रदूषण कम किया जा सके। इसमें 5 नए पहलकदमियां होंगी। पहला तो ये कि जो हॉट स्पॉट्स पे जगह जगह जो पानी का छिड़काव था, उसमें अब एक डस्ट सेपरेशन पाउडर होता है, उसको मिला करके छिड़काव करने का निर्देश है। दूसरा, जो लोग कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, RWA को उनको हीटर देने का निर्देश है। तीसरा, जो बस है, मेट्रो है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का निर्देश जारी हुआ है। जो डीजल के जो जनरेटर सेट हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए इसमें निर्देश जारी हुआ है। पार्किंग चार्ज है, उसे बढ़ाने का निर्देश जारी हुआ है। दिल्ली में DCW में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। दिल्ली महिला आयोग के संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया और कहा कि बीजेपी के इशारे पर सैकड़ों कर्मचारियों को दिवाली की खुशियों से वंचित कर दिया गया। LG के मंजूरी के बाद आयोग में काम कर रहे 223 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। जांच के बाद दावा किया गया है कि आयोग में अवैध तरीके से 223 पदों पर नियुक्ति की गई थी। इसके लिए 2016 में DCW में 223 पद सृजित किए गए, लेकिन इसके लिए वित्त विभाग और LG से मंजूरी नहीं ली गई।
जिसके बाद 2017 में एलजी ने मामले की जांच के आदेश दिए और रिपोर्ट में नियुक्तियों को अवैध बताया गया। संविदा कर्मचारियों को निकाले जाने पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली में पिछले 2.5 साल से बीजेपी की केंद्र सरकार ने हजारों लोगों को नौकरी से निकालकर उन्हें बेरोजगार कर दिया है। आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एलजी के आदेश का विरोध किया और कर्मचारियों की बहाली की मांग की। इन संविदा कर्मचारियों को स्वाति मालीवाल के कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति को नियम के खिलाफ बताया गया है। और अब जिन संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, उन्होंने क्या कहा है, ये भी सुनिए। ये तमाम वो कॉन्ट्रेक्चुअल मेंबर्स हैं जिनको हटा दिया गया है, यहाँ एम्प्लॉय थे, और इनकी पूरी व्यथा को जानेंगे। शुरुआत करते हैं फिरदौस से, फॉर्मर में आप मेंबर भी रही हैं, क्या कुछ पूरा मामला ये? देखिए, कल एक ऑर्डर आता है 3 बजे के 47 लोगों को इमीडिएटली हटा दिया जाता है। पहले ही एक ऐसा ऑर्डर दिवाली के टाइम पे आया था और अब ऑल ऑफ सडन होली के टाइम पे आया था, ऑल ऑफ सडन दिवाली के टाइम पे ये ऑर्डर आता है कि आप अब काम नहीं कर सकते हैं। लोगों की सैलरी नहीं आ रही है 10 महीने से, 8 महीने से, अभी कोर्ट में इतनी फटकार लगी तब 2 महीने की सैलरी आई है। सो ये जो केंद्र सरकार कर रही है ये बहुत ही गलत है कि इस तरीके से जो लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, आज उन्हीं की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। सर देखिए, हमारा तो माँ बाप नहीं है, हम तो गरीब लड़की हूँ, पढ़े लिखे भी नहीं हूँ, ना हमारा माँ बाप है ना हमारा छत है, सब मैं घर चलाती हूँ, भाई बहन को मैं पालते मैं देखता हूँ। अब ये काम नहीं रहेगा सर तो हम क्या करके खाएंगे? सरकार काम दिए थे हमें तो हम खा रहे थे सर, अब काम नहीं देगा तो हम तो भूखा मर जाएंगे। और दिल्ली से खबर एक और है। दिल्ली में मारपीट का एक मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने एक वकीलों पर हमला बोल दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे कुछ लोगों ने वकीलों पर हमला बोल दिया। लाठी डंडे से जमकर पिटाई की गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो 21 अक्टूबर का है। लाडोसराय इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिनमें जमीन खाली करवाने आए वकीलों की पिटाई की गई। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित राम बाबू की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे वकील राम बाबू सिसोदिया अपने परिवार के साथ तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहते हैं। राम बाबू साकेत कोर्ट में वकील हैं। उनका दावा है कि उनकी जमीन पर कुतुब मेट्रो स्टेशन के पास नर्सरी है। ये जमीन उन्होंने किराए पर दे रखी है। और दिल्ली के रोहिणी में हुए ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियों को कितनी कामयाबी मिली है, देखिए पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। पुलिस के हाथ कई CCTV भी लगे हैं, जिसमें 3 संदिग्ध लोग भी नजर आ रहे हैं। एक संदिग्ध शख्स सफेद टी-शर्ट पहनकर यहां पास में फटकता हुआ घूमता हुआ नजर आया था, जो कि सबसे बड़ा संदिग्ध माना जाता है। माना जा रहा है कि उसी ने यहां पर शनिवार की शाम को बम प्लांट किया था और उसके बाद यह बम रविवार को फटा था। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां कोऑर्डिनेट करके मिल करके आपस में इस पूरे ब्लास्ट के केस को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, जांच कर रही हैं। लगभग सभी एजेंसियां मौके पर घंटों तफ्तीश कर चुकी हैं, यहां से सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि इस ब्लास्ट को किसने करवाया, इसके पीछे क्या नक्सलियों का हाथ है, क्या पाकिस्तान में बैठे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है, क्या ISI के इशारे पर ये धमाका किया गया है, या फिर खालिस्तानियों का हाथ है इसके पीछे, या फिर ये किसी की शरारत थी। और आज फिर 20 विमानों में बम की धमकी मिली है। इंडिगो की 10 फ्लाइट्स में बम की धमकी मिली, विस्तारा की 10 फ्लाइट्स में बम की धमकी मिली। इंटरनेशनल फ्लाइट में बम की धमकियों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी। तो ये DGCA के लिए और विमानन मंत्रालय के लिए भी निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता का सबब, जिस तरह से लगातार होक्स कॉल्स आ रही हैं, विमानों में बम है, ये धमकी दी जा रही है। आज फिर 20 विमानों को बम की धमकी मिली है, जिसमें 10 फ्लाइट्स इंडिगो की बताई जा रही हैं और 10 विस्तारा की फ्लाइट्स हैं जिनमें बम होने की धमकी मिली है।
आगे बढ़ते हैं। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल तक बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से एक्शन रोकने को कह दिया है। जस्टिस गवई, जस्टिस विश्वनाथन बेंच ने आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी 15 दिनों की रोक लगा चुका है। वहीं बहराइच हिंसा की जांच तेज कर दी गई है। हिंसा की जांच के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। देखिए ये। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के बाद अब दोषियों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसने लगा है। हिंसा की जांच के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। घटना के तमाम सबूत और वीडियो जुटाने के लिए नंबर भी जारी किया गया है। 7518023395 मोबाइल नंबर पर कोई भी शख्स सबूत भेज सकता है। दरअसल कोशिश हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ तमाम तरह के सबूत जुटाने की है। बता दें कि दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच के महशी इलाके में जमकर हिंसा हुई थी। इस दौरान राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक को गोली मार दी गई थी, जिसके अगले दिन कई इलाकों में आगजनी हुई थी। सड़कों पर लोगों ने जमकर बवाल किया था। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घर और दुकान पर नोटिस लगाया गया था। यह नोटिस अवैध निर्माण हटाने को लेकर लगाया गया था। वहीं बहराइच में हुई हिंसा के बाद प्रशासनिक कार्रवाई भी लगातार जारी है। मैसी सीओ रूपेंद्र गौड़ के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में एडिशनल एसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी को हटा दिया गया है। और यूपी में एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार की नई गाइडलाइन सामने आ गई है। गाइडलाइन में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठने के बाद योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। डीजीपी की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत एनकाउंटर में अपराधी की मौत या घायल होने पर घटनास्थल की वीडियोग्राफी करानी होगी। अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो 2 डॉक्टर्स का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी होगी। इतना ही नहीं, जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण करेगी। नए दिशा निर्देश में यह भी कहा गया कि जहां एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी, दूसरे थाने की पुलिस से उसकी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा एनकाउंटर में इस्तेमाल किए गए हथियारों को सरेंडर करना होगा, जिनकी जांच की जाएगी। ये निर्देश यूपी के सभी जिलों की पुलिस को दे दिए गए हैं। हाल ही में सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष की कई पार्टियों ने मुद्दा बनाया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को फर्जी बताकर पुलिस पर सवाल उठाए थे। खबर बिहार से है। बिहार के बेगूसराय में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 4 अपराधी लूट के लिए पहुंचे थे। दुकानदार ने 2 लुटेरों को गोली मार दी। देखिए पूरी खबर। बेगूसराय की एक आभूषण की दुकान में हुई लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक लुटेरा पिस्तौल के बल पर लूट को अंजाम देता दिख रहा है। दुकान में 4 अपराधी दाखिल हुए थे, जिसमें से 2 अपराधी को दुकान मालिक ने अपनी लाइसेंसी गन से गोली मार दी, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 लोग घुसे हैं यहाँ पे। हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और लूटपाट करने की कोशिश की गई है। आत्मरक्षा में जो यहाँ के मालिक हैं, उनके गार्ड ने उनको दबोचा है। 2 लोग पकड़े गए हैं, जो 2 क्रिमिनल्स थे, उनको गोली लगी है, जिनका अभी अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है, उनसे पूछताछ जारी है। 4 लोग के आने की प्रथम दृष्टि यहाँ पे जानकारी है। सब सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जो शॉप ओनर है, उनके द्वारा आत्मरक्षा में कार्य करने की बात बताई गई है। उनके पास लाइसेंसी पिस्टल था और इसके साथ ही कुछ अमाउंट अराउंड 30-35 लाख के ऑर्नामेंट्स के जाने की बात बताई जा रही है, जिसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। दुकान मालिक ने दावा किया कि मौके से फरार हुए 2 लुटेरे अपने साथ 30 से 35 लाख का जेवर लेकर गए हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इस घटना में दुकान का गार्ड भी जख्मी हुआ है। बिहार के सारण में जहरीली शराब से मौत के बाद एंटी लीकर टास्क फोर्स एक्शन में आ गई है। मोतिहारी में 25,900 लीटर देसी शराब नष्ट की गई। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें बिहार के मोतिहारी की हैं। एंटी लिकर टास्क फोर्स ने कई जगह छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 25,900 लीटर देसी शराब नष्ट की गई, तो 22 देशी शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। एंटी लिकर टास्क फोर्स ने पूरे इलाके में बड़ा अभियान चलाया। 227 लीटर शराब के साथ 3 शराब कारोबारियों को भी टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया।
इन शराब कारोबारियों से 227 लीटर शराब भी बरामद की गई। शराब कारोबारियों ने नदी किनारे और बसवाड़ी को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। इस इलाके में पुलिस अधीक्षक की सख्त चेतावनी के बाद अभियान चलाया गया। एंटी लिकर टास्क फोर्स ने अवैध शराब के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त किया। पूर्वी चंपारण जिले के एक तरफ पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ा है। शराब तस्कर इस इलाके में बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। यहां से शराब की सप्लाई बिहार के कई इलाकों में हो रही है। एंटी लिकर टास्क फोर्स ने इस इलाके में लगातार बड़ा अभियान चलाया, मगर शराब तस्करों का नेटवर्क इस इलाके में गहरी जड़ें जमा चुका है। ऐसे में इन शराब तस्करों का पूरी तरह से सफाया करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एंटी लिकर टास्क फोर्स लगातार शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने में जुटी है। खबर राजस्थान से। जयपुर में बांस बदनपुरा इलाके में एक मस्जिद को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद और शिया समुदाय के बीच कहासुनी भी हुई। देखिए पूरी खबर। वीडियो जयपुर के बांस बदनपुरा का है, जहां हवा महल विधायक बाल मुकुंद और शिया समुदाय के लोग आमने सामने हैं। कब्जा करने संबंधित बोर्ड के नाम पे बोर्ड लगा के कब्जा कर लो। आप कहीं भी प्रशासनिक प्रक्रिया, मेरी बात, आपका देवी स्थान वहाँ है, बोर्ड यहाँ क्यों लगाया? बाल मुकुंद ने दावा किया कि शिया समुदाय के लोगों ने मंदिर की जगह पर अपनी मस्जिद बनाई है। हवा महल के विधायक यहां पूरे दल बल के साथ पहुंचे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। मामला बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और उसके बाद पूरा मामला थाने तक पहुंचा, जहां शिया समुदाय के लोगों ने मस्जिद और जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए और बताया कि मस्जिद वक्फ की संपत्ति पर बनी है और यहां पर कोई मंदिर नहीं है। क्या भेज दोगे कागज? हाँ, और आपको कागजात पेश करने के बाद मामला तो शांत हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विधायक बाल मुकुंद लोगों की भावना आहत करते हैं, जिससे माहौल बिगड़ता है। खबर यूपी के मेरठ से है। मेरठ में एक होटल में चल रहे कैसीनो पर छापा मारा गया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1.5 करोड़ के कसीनो कॉइन बरामद किए हैं। 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 6 महिलाएं और होटल के मालिक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि होटल के मालिक का संबंध एक राजनीतिक दल से है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि होटल हार्मनी इन में कसीनो चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली और मुंबई समेत कई राज्यों के लोग शामिल हैं। एसएसपी ने एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह की अगुवाई में टीम का गठन किया। टीम में सीओ ब्रह्मपुरी, सीओ कोतवाली और सीओ दौराला के साथ इन सर्कल के थानेदार भी शामिल थे। जैसे ही टीम हार्मनी इन होटल की पहली मंजिल पर पहुंची, वहां दिल्ली और मुंबई की युवतियां कसीनो चलाते पाए गए। अवगत कराना है, कल देर शाम थाना नौचंदी क्षेत्र में होटल हार्मनी इन में भारी एंट्री फीस लेकर अवैध रूप से कैसीनो खिलाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर इसमें महिला सीओ सहित 3 सीओ की टीम फॉर्म की गई। वहाँ पर जब रेड किया गया तो वहाँ पर मिली सूचना सही पाई गई। इसमें होटल मालिक एवं संचालक समेत कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें होटल के अंदर अवैध रूप से कैसीनो खिलाए जाने के लिए गैम्बलिंग एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वाले आरोपी फैजल उर्फ फैजान ने भोपाल में मिसरोद थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी दी और फिर भारत माता की जय का नारा भी लगाया। देखिए पूरी खबर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भोपाल के मिसरोद थाने में फैजान ने तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाए। फैजान ने रील बनाते समय पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगा दिया था। जब मामला अदालत पहुंचा तो कोर्ट ने सजा सुनाई और कहा कि फैजान को महीने में 2 बार तिरंगे के सामने खड़ा होकर 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे। फैजान ने महीने का पहला नारा लगा दिया है और अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है। हुआ था, क्यों आपने वीडियो बनाई थी? सर यही के वीडियो एक रील बना रहे थे हम लोग, उन लोग से वीडियो वायरल हो गई बस, और कुछ नहीं चाहिए कि आगे से मुझसे जो गलती हुई है वो जिसने बनाई है उनसे भी सहमत हूँ कि उन लोगों से भी ऐसी गलती ना करें दोबारा और ऐसे किसी से वीडियो बनवाने की कोशिश ना करें। आप पहले ऐसे शख्स हैं जिसे हाईकोर्ट ने इस तरह की सजा दी है, सहमत हैं आप? यही ठीक सजा है? जी ठीक सजा है मेरे लिए और मैं करता रहूँगा ये पालन जब तक मुझे दिया गया है। फैजान को अदालत ने इसी शर्त पर जमानत दी है कि वो महीने में 2 बार थाने आएगा और नारे लगाएगा। और जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। यह अहम खबर सामने आ रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके में 9 लोग घायल हो गए। जोरदार धमाके से इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर भी सामने आ रही है। एमपी के जबलपुर से यह अहम खबर है। धमाके के बाद राहत और बचाव का काम जारी है।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई लोग घायल हुए हैं, मलबे में भी कई लोगों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। जल्दी से शुभम का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है और मलबे से क्या कुछ और लोगों को भी निकाला गया है? देखिए समीर, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है, क्योंकि ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास के जो ग्रामीण इलाके थे वहां तक कंपन महसूस हुआ और ऐसा लग रहा है कि इसमें कई और लोगों की भी कैजुअलिटी हो सकती है और इसी के चलते लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ और भी लोग हैं जो दबे हुए हैं, मगर जो 2 शख्स हैं गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल उन्हें ले जाया गया है। सोर्सेज के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है डॉक्टर्स के जरिए कि बहुत मुश्किल है उन्हें बचाना, फिर भी डॉक्टर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी लोग दबे हुए हैं उन्हें निकालने का प्रयास लगातार जारी है। शुक्रिया शुभम इस जानकारी के लिए। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें 5 नक्सली मारे गए हैं। ये तस्वीरें उन 5 नक्सलियों की हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। मृतकों में 3 महिला नक्सली और 2 पुरुष हैं, जिनके शवों को चॉपर से एम्बुलेंस के जरिए हेडक्वार्टर तक लाया गया। मारे गए नक्सलियों की पहचान का खुलासा अभी नहीं हुआ है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर दोनों जारी है। यह ऑपरेशन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ, जहां सोमवार को मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। गढ़चिरौली पुलिस की C60 कमांडो टीम और CRPF की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। गढ़चिरौली के जंगल में बड़े पैमाने पर नक्सलियों के जमा होने की खबर मिली थी। महाराष्ट्र पुलिस और C60 कमांडो CRPF को इसकी जानकारी मिली। इन्फॉर्मेशन के बाद जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। पेट्रोलिंग टीम जब जंगल में पहुंची तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक कमांडो भी घायल हो गया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जंगल में छिपे नक्सलियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग से पहले नक्सली बड़ी साजिश रचने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने साजिश को नाकाम कर दिया। और ड्रग्स तस्करी केस में ईडी का एक्शन। ईडी ने दिल्ली से 6 लोगों को पकड़ा है। हेरोइन की तस्करी में शामिल हैं ये आरोपी। ईडी ने 640 किलो हेरोइन पकड़ी थी। पंजाब में हेरोइन की सप्लाई हो रही थी। अफगानिस्तान, ईरान से ड्रग्स की तस्करी। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके। जितेंद्र, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए DRI ने कंटेनर से 293 किलो हेरोइन जब्त की थी और उसी मामले को आधार बनाते हुए, इसी केस को DRI के आधार बनाते हुए ईडी ने 6 गिरफ्तारियां की हैं इस केस में PMLA के तहत। दरअसल एक इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क के बारे में ईडी को पता चला DRI से और उसके बाद ईडी ने अपनी ये कार्रवाई की है। तफ्तीश के दौरान पता लगा कि टेलकम पाउडर के अंदर ये ड्रग्स छुपाकर हिंदुस्तान लाई गई थी। इसको जो प्रिक्योर था वो पंजाब के अंदर किया गया था और पंजाब से ही इसको अलग अलग राज्यों के अंदर भेजा जाना था। उससे पहले DRI को इसके बारे में भनक लगी। DRI ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, हीरोइन जब्त की और उसके बाद इसकी जानकारी ईडी को दी गई, जिसके बाद ईडी ने PMLA के तहत मुकदमा दर्ज किया और 6 लोगों की इस केस में गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कुछ और लोग ईडी के रडार पर है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी इस मामले में की जा सकती है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी। और एक अहम खबर है, 2 CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली और हैदराबाद में 2 स्कूलों को यह धमकी दी गई है। सोर्सेस के हवाले से यह इस वक्त एक ताजा खबर सामने आ रही है। दिल्ली और हैदराबाद में 2 स्कूलों को मिली है धमकी।